देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की बीएसटी चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को। एमसीक्यू में पढ़ा रही हूँ आज आपको। चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है वो क्या दिया हुआ है, व्यवसाय की प्रकृति तथा उद्देश्य, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिसमें कि कहा गया है कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है जो कि कह रहा है क्या, जरा एक बार हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कहता है इसमें से बिजनेस की विशेषता कौन कौन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पूरा चैप्टर कि बिजनेस की विशेषता क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या है ना, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या की है, पहले ही पढ़ा दी है। तो देखिए ज़रा क्या देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है कहता है क्या, ये वाला क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कहता है बिजनेस की पहली विशेषता क्या है, तो उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि नई नई चीज़ों को लेकर क्या करना, मार्केट में आना। हाँ जी, तो ये बिजनेस की विशेषता तो है। दूसरा कहता है क्या, एक्सचेंज सेल एंड ट्रांसफर। कहता है विनिमय विक्रय तथा हस्तांतरण, यानी कि वस्तुओं को बेचना एवं उसका लेन देन करना, तो ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो 1 और 2 तो इसकी विशेषता है, ये दोनों इसकी विशेषता है। जो विशेषता इसकी नहीं है अब आगे देखते हैं। कहता है मनुष्यकृत कारण, मैन मेड कॉजेस। क्या मानवीय कारण जो है व्यवसाय की विशेषता है, तो नहीं, ये नहीं होता है। बिजनेस का जो विशेषता होता है वो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज सेल एंड ट्रांसफर। ठीक है, और कहता है उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव, नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा मैन मेड कॉजेज। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा क्या, मैन मेड कॉजेज। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, किसके अनुसार व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, मुद्रा अथवा सेवाओं के विनिमय से है। अकॉर्डिंग टू whom the term business means the exchange of goods, money और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। कहता है कि ये किसका कहा हुआ, ये स्टेटमेंट एक्चुअली किसने पास किया है कि बिजनेस का मतलब होता है गुड्स का एक्सचेंज करना, मनी और सर्विसेज का एक्सचेंज, मनी एंड सर्विसेज का बदले में एक्सचेंज करना फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जाता है, मनी में एक्सचेंज किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन दिया गया है किसका, बिजनेस का। तो कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसने ये वाली लाइन कही है, यानी कि स्टेटमेंट किसका है। तो कहता है पहले क्या, हार्टे, ठीक है, मैकनॉटन, एल.एच. हेने, एफ.सी. हार्पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये एक स्टेटमेंट है तो इसको कोई पढ़ नहीं सकता। आपको इसको या तो याद करना पड़ेगा या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कहावत है, ये जो स्टेटमेंट है, ये पास किया है मैकनॉटन ने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, मुद्रा अथवा सेवाओं के विनिमय से है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो ये मैकनॉटन के हिसाब से दिया गया है। आई होप कि यहाँ 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी डिवाइडेड इनटू। कहता है विस्तृत रूप से आर्थिक क्रियाओं को बांटा जा सकता है। तो मैंने आपको आर्थिक क्रिया भी पढ़ाई है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जिसको करने से हमको बदले में किसकी प्राप्ति हो रही है, हमको बदले में पैसे की प्राप्ति हो रही है, हमको क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहता है ए, क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है, प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अंदर आता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं हमको तो भी पैसे की प्राप्ति होती है, प्रोफेशन में भी पैसे की प्राप्ति होती है, एम्प्लॉयमेंट में भी पैसे की प्राप्ति होती है। इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
मानवीय क्रियाओं को बांटा जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी में बी डिवाइडेड इनटू। हमने आपको सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी ही पढ़ाया, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, हमारे आपके जैसे लोग, मनुष्य, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो इसे 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया। पहला क्या है, तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रिया जिसको करने से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको करने से हमें पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि केवल मन की संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आपको शायद याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो पहला कहता है कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश ना गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसने गलती से ह्यूमन लिख दिया है। ठीक है, पहला कहता है कि आर्थिक क्रिया, तो हाँ जी ये मानवीय क्रिया के अंदर आता है। दूसरा क्या आता है, अनार्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी का एक हिस्सा है। तो कहता है बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, बी और सी तीनों। तो क्या सी तीनों लगाएंगे, नहीं, हम क्या लगाएंगे, सी नंबर लगाएंगे, जिसमें कहा है कि बोथ, यानी कि ये भी और ये भी, बोथ कौन सा, तो ए नंबर भी आंसर है और बी नंबर भी क्या है, आंसर है। तो मानवीय क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप कि क्लियर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी ना एक स्टेटमेंट है, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा और किसके द्वारा पास किया गया। ठीक है, अब देखो कहता है क्या, मौसम की भांति, देखो कहता है क्या, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। कहता है जिस तरीके से मौसम बदलता है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहता है और हम उसको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह बिजनेस भी है, क्या है, इसमें भी परिवर्तन हमेशा आते रहते हैं, फिर भी ये हमारे साथ हमेशा क्या है, रहते हैं। और हम उसमें लाभ हो, हानि हो, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी तरह का बदलाव आए, तो भी हम क्या करते हैं, वो हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं। तो कहता है यह कथन किससे संबंधित है। कहता है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। कहता है बिजनेस जो है वेदर की तरह हमारे साथ हमेशा क्या है, रहता है। तो कहता है हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग। कहता है इस स्टेटमेंट को किसने पास किया है, जरा हमें बताइए। तो कहता है ए, क्या व्हीलर ने पास किया है, कहता है बी, क्या हेने ने पास किया है, मार्शल ने कहा है, या फिर बाटली बॉय ने कहा है। तो इसका आंसर बाटली बॉय नहीं होगा, मार्शल नहीं होगा, हैने भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, व्हीलर ने कहा है कि बिजनेस जो है हमारे साथ मौसम की तरह रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन व्यवसाय की प्रकृति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ बिजनेस। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस का नेचर नहीं है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो कहता है क्या, पहला पॉइंट, व्यवसाय एक तत्व है, बिजनेस इज एन एलिमेंट। हाँ, तो ये व्यवसाय की प्रकृति है। फिर कहता है व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है, बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी। हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस जो है एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि बिजनेस जो है वो समाज के बीच में रह के हम लोग करते हैं और समाज के साथ ही हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है। अगर समाज नहीं होगा व्यवसाय नहीं होगा, समाज होगा तो व्यवसाय होगा। ठीक है, तो यानी कि व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है ये समाज से ही जुड़ा होता है, हमारे और आपके जैसे ग्राहकों से ही क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो कहता है क्या, अगला सी नंबर कहता है व्यवसाय का अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। कहता है बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड विथ अदर सब्जेक्ट्स। हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस जो है ये हर तरह के विषयों से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर व्यवसाय में किसी तरह की घटना घट रही है तो उसका प्रभाव बिजनेस पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है बाढ़ के कारण बहुत खराब होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि अभी पानी जो है पूरे बिहार में घुस रहा है। बिहार के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे वो जो नदी किनारे हैं वहाँ पे है। तो क्या लगता है आपको कि उसकी वजह से बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अभी उनकी जो नीड है वो सामान खरीदना या अपने शौक को पूरा करना नहीं है, बल्कि उनका जो नीड है वो क्या है, उनका जो नीड है अभी रोटी, उनकी जो नीड है वो क्या है, वो अभी चाह रहे हैं भैया क्या कि हमको 3 टाइम का क्या मिल जाए, खाना मिल जाए।
हमको रहने के लिए एक जगह मिल जाए। फिलहाल उनकी यही दो नीड है, खाना और रहने के लिए एक छत मिल जाए। ठीक है, तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में लोग आपके व्यवसाय में आप कुछ भी नया प्रोडक्ट लाओ या कुछ भी लेकर आओ तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या कहता है कि समाज के प्रत्येक विषयों से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये एक सामाजिक क्रिया है और व्यवसाय एक तत्व यानी कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अब कहता है क्या, क्वेश्चन क्या था फिर से जाने कि व्यवसाय की प्रकृति नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो कहता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। तो हाँ जी, जो बिजनेस जो है ये सबसे पहले अपने लाभ के बारे में सोचता है, ना कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है। ठीक है, तो इसमें से जो बिजनेस का नेचर नहीं है वो क्या होगा? आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। आई होप कि वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे कहता है अगला क्वेश्चन क्या, उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सॉरी अगला क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर, मैंने गलती से वही क्वेश्चन पर वापस से पढ़ दिया। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने यहाँ जहाँ रेड डॉट डालना है। कहता है आर्थिक क्रियाएं इक्वल टू, आर्थिक किसको किसको जोड़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो कहता है बिजनेस प्रोफेशन, नहीं। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कहता है क्या प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, अरे नहीं बाबा ये भी नहीं होगा। होगा क्या? तो कहता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना, इसका आंसर होगा क्या? डी नंबर, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के मिलने से क्या किसका कौन बनता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला है बिजनेस, जिसमें कि लाभ कमा वस्तुओं को बेचा जाता है एवं खरीदा जाता है और उससे लाभ कमाया जाता है। दूसरा है क्या? प्रोफेशन, यानी कि क्या? पेशा। इसमें क्या होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके काम किया जाता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर लोग होते हैं ना वो। फिर कहता है क्या? रोजगार। रोजगार क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अब बदले में हमको क्या मिलता है? सैलरी। या किसी भी वर्कर को, एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों के मिलने से ही क्या बन जाता है? इन तीनों के मिलने से बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि ये 7 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग ना 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कहता है कोड ऑफ कंडक्ट में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले ना एक बार मैंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ना जान लेते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है एक तरह से रूल रेगुलेशन का बुक होता है। ठीक है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कामों को आपको रूल वाइज, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी मोरालिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में कहता है किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला कहता है क्या? नियम। क्या कोड ऑफ कंडक्ट में नियम होते हैं? हाँ जी, नियम बिल्कुल होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, उसी के नियम के हिसाब से तो हम काम करते हैं। दूसरा कहता है क्या? क्या बेईमानी करने के लिए सिखाता है आपको कोड ऑफ कंडक्ट? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट तो रूल्स रेगुलेशंस बताता है आपको कैसे सत्यता के आधार पर चलना है, नैतिकता के आधार पर चल के अपने काम को करना है, उसके बारे में बताता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है वो है डिसऑनेस्टी। कोड ऑफ कंडक्ट आपको कभी नहीं बोलती कि आप अपने कामों को बेईमानी से कीजिए। देखते हैं आप कभी भी किसी बिजनेस में जाते हैं तो आपको एक लीगल पेपर बनाना पड़ता है कि आप जो काम है वो पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, समाज के लोगों के साथ किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है? आपसे एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस पर आपसे साइन ली जाती है और उसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी तरह का फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं तो आपको क्या होगा? इतने साल की सज़ा होगी, आपका जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाएगा। होता है ना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वही कहने का मतलब क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी तरह से। देखते हैं नेता लोग शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं अपनी काम को पूरे नियम के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, नैतिकता के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ मैं काम को करूँगा। तो ये क्या हुआ? एक तरह से शपथ दिलवाया जाता है ना, तो यही होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आई होप कि ये आंसर क्लियर होगा आपको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है निम्न वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती जाना जाता है द
ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नन एज। कहता है एक ऐसे ऑक्यूपेशन का नाम बताइए जिसको करने के लिए कैपिटल का नीड बिल्कुल भी नहीं होता है, केवल आप उसमें काम करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो कहता है क्या पहला ऐसा कौन सा काम है? रोजगार। तो हाँ भैया, रोजगार जो है एक ऐसा काम है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं जिसमें हमको कैपिटल यानी कि पूंजी का नीड बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा कहता है बिजनेस। बिजनेस में बहुत हाई कैपिटल का नीड होता है, मतलब इसमें कैपिटल जो है इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट कैपिटल जो है आपका काम जो है नहीं स्टार्ट हो पाएगा, तो इसमें कैपिटल का नीड होता है। फिर कहता है ए एंड बी बोथ, नहीं। फिर कहता है क्या प्रोफेशन, तो प्रोफेशन भी नहीं होगा क्योंकि प्रोफेशन में भी कैपिटल का नीड हमको पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम दूसरे के अंदर काम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति ही क्या करता है? पूंजी लगाता है, व्यवसाय स्टार्ट करता है, हम केवल जाके क्या करते हैं? उसके काम करने के बहाने हम उसकी मदद करते हैं, अब बदले में हमको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। प्रॉफिट हो लॉस हो इससे एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी। कहता है ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है, यानी कि फीचर्स नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है। कहता है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, ये बिजनेस की एक एक्टिविटी है तो ये तो होगा, इसका विशेषता है। कहता है जोखिम की उपस्थिति, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, एक अनुमान पर कार्य किया जाता है इसमें रिस्क तो ऑलवेज होता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तीसरा कहता है क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय। कहता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो ए बी और सी तीनों इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो व्यावसायिक क्रिया की विशेषता है। अगला कहता है क्या? सैलरी एंड वेजेस। देखिए सैलरी और वेजेस इसमें दिया जाता है क्योंकि बिजनेस में भी काम करते हैं लोग, बड़ा बिजनेस है तो उसमें भी एम्प्लॉयज वर्कर काम करते हैं, सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, इसकी विशेषता कुछ अलग होती है लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, यानी कि वेतन अथवा मजदूरी। बिजनेस का ध्यान वेतन और मजदूरी देने पर नहीं होता है, बिजनेस का तो ध्यान होता है वस्तुओं का उत्पादन करने पे, रिस्क लेने पर और उसको सेल करने पे। आई होप कि ये वाला क्लियर होगा पॉइंट आपको। इसका आंसर होगा डी, सैलरी एंड वेजेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न इज। तो कहता है वो वाला कौन सा काम है जिसमें कि लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जहाँ दूसरे के लिए काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या? नौकरी। उसको किस नाम से जाना जाता है? नौकरी के नाम से। तो इसका आंसर क्या होगा? रोजगार, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, बदले में सैलरी पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक स्टेटमेंट आया है। तो स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना होता है, स्टेटमेंट को किसने कहा है बस उसके बारे में हमें क्या करना पड़ता है? इसमें बताना पड़ता है। तो कहता है क्या? देखिए कहता है क्या कि किसके अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। कहता है अकॉर्डिंग टू हुम प्रोफेशन इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट इंटायरली विथ पर्सन्स एंड यूजेस पर्सनल स्किल्स और सर्विस ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। कहता है कि पेशा, यानी कहता है क्या? पेशा, पेशा मतलब क्या? प्रोफेशन, जिसमें कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर स्किल्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा जो स्किल है वो क्या है? टीचिंग, पढ़ाना। तो मैं अपना निजी चातुर्य, यानी कि मैं अपने निजी चातुर्य, देखिए जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, निजी चातुर्य, ठीक है, पर्सनल स्किल या फिर कह सकते हैं पर्सनल स्किल और सर्विस ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। मैं अपने आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर यहाँ पे आज क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यही क्या होता है कि प्रोफेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये किसने लिखा है?
कि कहता है पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है, यानी कि ये किसी बिजनेस के साथ काम नहीं करता है, ये काम करता है आम जनता के बीच में, समाज के बीच में। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, एक डॉक्टर है, तो ये किसके बीच में काम करता है? समाज के बीच में काम करता है। तो कहता है कि अपना निजी चातुर्य को यूज़ करके लोगों को सेवा प्रदान करता है, तो ये किसके अंदर, ये पेशे के अंदर होता है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है W.R. स्प्रिंगल के हिसाब से। किसके हिसाब से? W.R. स्प्रिंगल के हिसाब से। इसका आंसर क्या होगा? A नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, उसके लिए कोई चूरन नहीं है कि आपको समझा दिया जाएगा या चटा दिया जाएगा तो आप एकदम याद करके रखोगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है इसके लिए याद करना पड़ेगा उसको। आपको एक काम कर सकते हैं कि आप उसको रट सकते हैं, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको आगे का भी फीचर्स, मतलब आगे का जो स्टेटमेंट किसने पास किया वो याद रहेगा, नाम भी याद रहेगा। तो फोकस नाम याद रखने पर नहीं करना है, आपको फोकस करना है क्या कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो स्टेटमेंट क्या है और उसके हिसाब से फिर आंसर आप लोग को याद करना है। अब देखिए अगला कहता है निम्न में से कौन पेशे की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। कहता है पेशा, पेशा भी बताया ना हमने, पेशा का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई डॉक्टर है, टीचर है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो क्या होता है? पेशा होता है। तो कहते हैं इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये जानते हैं। पहला कहता है क्या? सर्विस मोटिव। हाँ, इसकी पहली विशेषता ये है कि ये लोगों को क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या दूसरा? ऑफ पर्सनल बॉडी। कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल बॉडी। तो हाँ, इसमें क्या होता है, एक देखिए पेशा का जो काम होता है ना, उसको करने के लिए एक ना संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, लेकिन मेरी एक संस्था है गुरुकुल के नाम से, मैं धनबाद में बच्चों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ना अब बच्चों को पढ़ाना तो मैं कहीं भी नहीं रोड पे पढ़ा सकती ना, इसके लिए तो एक संस्था का होना बहुत जरूरी। जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का काम करने के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, और टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और कोचिंग की ज़रूरत होती है ना। तो एक पेशेवर संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ भैया, इसकी एक विशेषता यह है कि पेशेवर संस्था का होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए। अपना पर्सनल लाभ के जगह पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि सर्विस मोटिव, यानी कि सामने वाले को हम किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा कहता है क्या कि उपरोक्त ए एंड बी बोथ। हाँ जी, ए एंड बी बोथ होगा, लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इट मीन्स कि जो रह गया कौन? डी। तो कहता है नीदर ए नॉर बी अबव। नहीं, ये वाला आंसर क्या आपका नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या है? डी होगा। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं। कहता है जोखिम किसका परिणाम है? रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। कहता है अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वो रिस्क जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है, इसका कारण क्या है जनरेट होने का? तो कहता है निश्चितता। देखिए निश्चितता का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसके बारे में आप फिर श्योर थे कि हाँ ये वाली घटना जो है घटने वाली है, तो आप उस हिसाब से क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन तो अब वहाँ पे क्या होगा? आपको वहाँ पे आपको रिस्क नहीं होगा, वहाँ पे आपको 1% भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि क्या घटना घटने वाली है आपको पहले से पता है। रिस्क कहाँ आता है? रिस्क वहाँ आता है जहाँ पर अनिश्चितता होती है, यानी कि अनसर्टेनिटीज होती है। तो कहता है रिस्क का कारण क्या है? अनिश्चितता। अगर आपको सब कुछ पता रहेगा कि कल क्या होने वाला, अगर आप भविष्य को जान रहे हैं तो आपको कभी रिस्क होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके हिसाब से क्या करोगे? डिसीजन पहले ही ले लोगे। अगर हमको मालूम है कि बारिश होने वाला है तो हम मौसम देख के समझ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? आप छाता लेके चलेंगे ना, घर से निकलेंगे तो, या रेनकोट लेके चलेंगे, या किसी भी तरह की सुविधा लेके चलेंगे जो हमको क्या कर सकता है? बारिश से बचाएगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि बारिश होने वाली है, और आप घर से जैसे निकले वैसे क्या भी अचानक से बारिश हो गई। तो बारिश क्या पहले से फिक्स थी? नहीं ना, फिक्स थी। तो वही चीज़ कहा जाता है कि जहाँ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता होती है, जिसकी हमको क्या होता है कि क्या घटने वाला है इस बात का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रिस्क जो होता है वो मिलता है, रिस्क होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। जो भी काम होने वाला है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि रिस्क आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि व्यवसाय के उद्देश्य को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। अब ना हमें इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी जान लिया, ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, हमने वो भी जान लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से कि यहाँ पे नंबर 1 हमने जो पढ़ा था बिजनेस, ये उसके बारे में आपसे क्या करा पूछा, तो कहता है व्यवसाय के उद्देश्य को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। कहता है बिजनेस के उद्देश्य को किन किन भागों में बांटा जा सकता है, कहता है आर्थिक और सामाजिक, तो हाँ आर्थिक रूप में भी बांटा जा सकता है, यानी कि बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, और समाज को क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना, तो ए भी इसका आंसर होगा। फिर कहता है बी सामाजिक और मानवीय, कहता है सोशल एंड ह्यूमन, क्या समाज को लाभ पहुंचाना है, तो हाँ भैया है, मानव को लाभ पहुंचाना तो बिल्कुल है। तो कहता है क्या कि तो कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहता है इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन, तीनों ही एक्टिविटी क्या होगी इसमें आएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए, बी और सी, तीनों इसका सही आंसर है। लेकिन अगर हमको एक चुनना है तो इसका आंसर क्या है सही, जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मानवीय, तीनों ही रूपों में ये क्या करती है, समाज को लाभ पहुंचाने का और अपने बिजनेस के उद्देश्य को बांटकर कार्य को करती है। तो इसका आंसर होगा सी, हाँ सी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। लो अब पूछ रहा है क्या, किसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कहता है इनोवेशन नहीं, बिजनेस जो है हमेशा न्यू आइडियाज़ के पीछे ही भागती है। ठीक है, बी कहता है इन्वेस्टमेंट, क्या इसका ध्यान हमेशा इन्वेस्टमेंट पे होता है, तो नहीं, इसका ध्यान हमेशा इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता, इसका ध्यान होता है कहाँ, इनोवेशन पे। अगर इनोवेशन होगा, नई प्रकार की वस्तु आएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा और कस्टमर क्रिएट होगा, क्योंकि कस्टमर जो है हमेशा एक ही तरह का वस्तु यूज़ नहीं करना चाहता, वो हमेशा अलग अलग वस्तुओं का क्या करता है, मांग करता है, तो अलग अलग वस्तुओं की मांग करता है, जिसके वजह से क्या होता है, कस्टमर क्रिएट होता है, प्रॉफिट आता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है नव प्रवर्तन, लाभ अर्जित करना और ग्राहक सृजन करना। इसका पहला फोकस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्ट करती है लेकिन पहला फोकस इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, विनियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। कहता है इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है, तो कहता है ए वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये बिजनेस की एक्टिविटी में आता है, इसमें गुड्स को बनाया जाता है। कहता है मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम, कहता है वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, क्या बिजनेस एक्टिविटी जो है अपने आपको मजदूरी पाने के लिए क्या करती है, फैक्ट्रीज में काम करती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गुड्स को प्रोड्यूस करती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का लेन देन करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, लेकिन मजदूरी के लिए कारखाने में काम नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो कहता है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, बी जो है वो इसका आंसर नहीं है, यानी कि इसका एक व्यवसायिक क्रिया नहीं है। अब देखिए 18 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है निम्न में से कौन सा ऐसा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मानी मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है चारों में से जिसको करने से हमको पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहता है पहला क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और वैसे गुड्स को हम उत्पादन करेंगे, इसको बाजार में बेचेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, तो ये तो इसकी एक्टिविटी हुई। फिर कहता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का लेन देन कर रहे तो भी हमको लाभ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। प्रोफेशनल सर्विस, अगर अभी मैं टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, कोई भी काम करूँगी, सर्विस प्रोवाइड करूँगी, तो मुझे तो प्रॉफिट होगा ही, मुझे तो सैलरी मिलेगी, मुझे तो लाभ होगा ही, तो इसका आंसर ये भी होगा। अब कहता है सोशल सर्विस, केवल समाज सेवा करने से क्या लगता है आर्थिक क्रिया पूरी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, समाज सेवा। अब कहता है 19 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी एक व्यवसाय की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए जरा पीछे का क्वेश्चन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा है और यहाँ पे कहता है कि बिजनेस एक्टिविटी का विशेषता कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि नहीं है ना। तो कहता है ए विच क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आइए जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहता है पॉइंट नंबर 1 क्या है, उत्पादन। तो व्यवसाय का विशेषता है वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं का सेलिंग करना, ठीक है, रिस्क को उठाना, लेकिन इसकी विशेषता जो नहीं है वो क्या है, निवेशकों को मजदूरी एवं वेतन,
कहता है वेजेस और सैलरीज टू इन्वेस्टर। देखिए इसका काम है कि ये क्या करती है, मजदूरों को मजदूरी और वेतन देती है, लेकिन पहली प्रायोरिटी या ऐसी विशेषता बोल के नहीं होती। ये तो बिजनेस से ऑब्वियस एक वर्कर काम करेंगे, उनको पैसा देना ही है, तो इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका विशेषता नहीं पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फिर से क्या है ना, एक वैसा ही क्वेश्चन आ गया जिसमें कि क्या बताया जा रहा है आपको कि ये स्टेटमेंट किसके हिसाब से है। तो चलिए एक बार जरा पढ़ लेते हैं। कहता है क्या, किसके अनुसार व्यावसायिक जोखिम से आशय लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चितता से है। कहता है अकॉर्डिंग टू हुम बिजनेस रिस्क मे बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। कहता है किसके हिसाब से बिजनेस रिस्क जो है लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चितता से। कहता है कि व्यावसायिक जोखिम क्यों होता है, तो व्यावसायिक जोखिम जो होता है उसमें लागत, हानि और क्षति जो है वो मिली हुई होती है, वो अनसर्टेन होती है, इसके वजह से होता है। ठीक है, तो कहता है ये किसने कहा है, तो ये जो कहावत है ये कहा है C.O. हार्डी ने। किसने कहा है, C.O. हार्डी ने कहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। यहाँ पर भी फिर से क्या आ गया, एक स्टेटमेंट आ गया है। क्या आ गया है, एक स्टेटमेंट आ गया। तो देखिए जरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कहता है अकॉर्डिंग टू हुम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इज द चीफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज अ कॉम्पिटिटिव एनिमी। कहता है किसके अनुसार एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक लाभ कमाना ही प्रबंध का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य उत्तरदायित्व है। कहता है कि इस कॉम्पिटिटिव एरा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ही सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ही प्रबंध का सबसे प्रमुख यानी कि सबसे चीफ ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो किसने कहा है, तो कहता है ए बर्नार्ड शॉ ने, जॉयल डीन ने, L.H. हेने ने, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक, इसका आंसर होगा क्या, जॉइन डील। इसका आंसर क्या होगा, जॉइन डील। इसका आंसर क्या होगा, जॉइन डील ने कहा है कि इस कॉम्पिटिटिव एरा में अधिक से अधिक लाभ कमाना ही प्रबंध का क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व माना गया। तो ये कहा है किसने, जॉइन डील ने। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम की विशेषता, कहते हैं बिजनेस रिस्क का विशेषता कौन सा है। तो कहता है ए लाभ जोखिम का प्रतिफल है। कहता है लाभ जो है वो कैसे प्रतिफल है, किसका प्रतिफल है, जोखिम का। अगर आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट जो है रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, जब आप रिस्क उठाएंगे तो पहला जोखिम का विशेषता है ये वाला। दूसरा कहता है क्या, जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है, अनसर्टेनिटी इज द कॉजेज ऑफ रिस्क। ऑब्वियस ही बात है, रिस्क क्यों होता है, क्योंकि हमें भविष्य में क्या होने वाला पता नहीं रहता है, इस वजह से क्या होता है, हमें रिस्क होता है। तो ए और बी दोनों ही क्या है, इसकी विशेषता है। अब हम कहता है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ। हाँ, तो ऑब्वियस से ए एंड बी बोथ क्या होगा, इसका विशेषता होगा। ठीक है, आगे कहता है क्या कि डी उपरोक्त नीदर ए नॉर बी एबव, यानी कि ए एंड बी दोनों नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कहता है अगला क्या, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मैंने आपको पढ़ाया था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का नीड क्यों होता है, ताकि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चल सके, बहुत ज़्यादा जल्दी विकास कर सके, अपनी कुशलता में वृद्धि ला सके, इंक्रीजिंग इन अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। इन सब चीज़ों के लिए क्या है, लाभ की ज़रूरत है ना। तो कहता है लाभ की ज़रूरत क्यों है भैया, तो चलिए पूरा ऑप्शन देख ले। कहता है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, सही आंसर है। फिर कहता है अतिशीघ्र विकास के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ, ये भी सही आंसर है। कहता है कुशलता में वृद्धि के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कहता है व्यावसायिक जोखिम के कारण है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। कहता है बिजनेस में जो जोखिम आ जाता है उसका कारण क्या है, तो कहता है प्राकृतिक कारण। हाँ बिल्कुल है, मान लीजिए बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बहुत बारिश नहीं हुई कई समय से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, व्यवसाय में बहुत नुकसान होता है, तो प्राकृतिक कारण भी है। दूसरा कहता है क्या, फाइनेंशियल कॉज, आर्थिक कारण, अगर आपके पास पैसे की तंगी है तो भी क्या होगा, बिजनेस रिस्क में चला जाता है। ठीक है, अगला कहता है क्या, मानवीय कारण,
अगर मान लीजिए आपने बाजार में कोई प्रोडक्ट इशू किया है, आपने कोई बाजार में कोई प्रोडक्ट उतारा है बेचने के लिए और लोगों ने क्या किया, उसका बहिष्कार कर दिया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या किया, सीधा उस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, एकदम बॉयकॉट कर दिया, तो भी क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। इसलिए कहा जाता है व्यावसायिक रिस्क, बिजनेस रिस्क जो है ये नेचुरल कॉजेज, फाइनेंशियल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज तीनों से क्या है, मिला हुआ है, इसलिए कहते हैं इसको ऑल ऑफ दिस। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम का कारण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजेज ऑफ बिजनेस। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, मशीनरी की खराबी। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, मशीनरी की खराबी। मान लीजिए काम करने के दौरान मशीन खराब हो जा रहा है या बार बार खराब हो रहा है या लंबे समय से खराब है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वस्तुओं का उत्पादन करने में दिक्कत होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क जनरेट होने शुरू हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं को बनाने में क्या होता है, देरी होने लगता है। दूसरा कहता है क्या, इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए आप काम बहुत इफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको बिजनेस में रिस्क होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है कि बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है, इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, ये तो कारण है व्यवसाय में रिस्क का। अब कहता है बेईमानी कर्मचारी, कहता है रियॉट्स, कहता है मान लीजिए कर्मचारी अगर बेईमानी कर रहा तो क्या लगता है बिजनेस में रिस्क बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि काम सही ढंग से नहीं होगा, उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर रहेगा, बेईमानी के ऊपर रहेगा। फिर कहता है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, कहता है बदलती हुई सरकारी नीति। बार बार मान लीजिए सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी तो आपको क्या होगा, बिजनेस में रिस्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम भी क्या होते हैं, सरकार के नियमों के बाध्य होते हैं। इस देश में, भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो सरकार के नियमों के अधीन क्या है, अपने कार्यों को करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका आंसर होगा बी 25 का। अब 26 कहता है व्यवसाय को लाभ क्यों कमाना चाहिए, वाई शुड अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट। कहता है बिजनेस में लाभ की ज़रूरत क्यों होती है, तो कहता है देखिए पहला पॉइंट, भैया लाभ की, पैसे की ज़रूरत तो सबको है, इसका कोई कारण नहीं हो सकता, बस पैसे सबको चाहिए ही है, लेकिन फिर भी एक बार जानते हैं बिजनेस को क्यों। कहता है टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर। बिल्कुल, आप जिसने व्यवसाय में पैसा लगाया है तो वो किस लालच से लगाया होगा कि हमको लाभ होगा। अगर आप उनको लाभ ही नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। तो सबसे पहला क्या होता है, बिजनेस का जो मोटो होता है कि हम इन्वेस्टर को क्या कर सके, रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। दूसरा कहता है क्या, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। कहता है कि भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंड बचा के रखने के लिए भी लाभ का जरूरत होता है। फिर कहता है क्या, टू इंक्रीज द गुड्स, टू इंक्रीज द गुडविल, टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ बिजनेस। कहता है व्यवसाय का मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम करने के लिए लाभ का जरूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है। तो कहता है डी ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब बिजनेस में लाभ की जरूरत क्यों होती है, तो ये तीनों कारण क्या है, उसके लिए वैलिड रीजंस है कि रिस्क, भैया हमको बिजनेस में लाभ क्यों चाहिए। अगला कहता है व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। तो कहता है किसमें व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, तो कहता है सरकारी नीति में परिवर्तन से, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर सरकार बार बार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी तो हमको रिस्क उठाना पड़ सकता है बिजनेस में। ठीक है, कहता है एक अच्छे प्रबंधन से। अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें तो हमको रिस्क जो है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको रिस्क क्या होगा, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। अगला देखो कहता है क्या, कर्मचारियों की बेईमानी। अगर कर्मचारी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, डिसऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि बिजनेस में रिस्क होगा। फिर कहता है बिजली गुल होने से, पावर फेलियर। मान लीजिए कि बिजली बहुत दिनों से गुल है तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी तो वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, वस्तु का सही समय पर उत्पादन नहीं होगा तो वस्तु क्या है, बाजार में सही समय पर बिक नहीं पाएगी। तो इस सबसे क्या होता है, रिस्क जो है वो बढ़ता है। तो किससे रिस्क नहीं बढ़ता है, तो गुड मैनेजमेंट जो है इससे रिस्क नहीं बढ़ता। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब हम अंतिम की तरफ आ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन अब 2 ही आपका लास्ट बचा हुआ है। अगला कहता है क्या, व्यवसाय है, तो कहता है बिजनेस जो है वो क्या है, तो बिजनेस जो है एक आर्ट है और एक साइंस है, यानी कि बोथ आर्ट एंड साइंस बोथ। हम लोग बिजनेस का क्या करते हैं, काम जो है ये आर्ट एंड साइंस बोथ है। ये बिजनेस जो है हर कोई नहीं कर सकता, जिसको बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज है, उसके पास अगर कला है, उसने बिजनेस की पढ़ाई की है, उसके पास विज्ञान है, उसने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है,
उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद वो बाजार में काम करने के लिए आया है, तभी वो बिजनेस के काम को अच्छे से कर सकता है। दैट्स वाई कि बिजनेस जो है आर्ट एंड साइंस बोथ है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला कहता है क्या 29 नंबर कहता है व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तो बिजनेस का उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना, सही बात है, तो ये होगा। सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी सही बात है। कहता है लाभ एवं सेवा दोनों, यानी कि प्रॉफिट एंड सर्विस बोथ, या फिर टैक्स इवेशन, नहीं, लाभ व्यवसाय जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? ए एंड बी बोथ होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सी नंबर होगा कि इसका उद्देश्य लाभ और सेवा, यानी कि प्रॉफिट भी कमाना है और सर्विस भी प्रोवाइड करना है, दोनों ही इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। चलिए, आपके ना इस चैप्टर में टोटल 29 क्वेश्चंस थे। आई रियली होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे चैप्टर्स के और MCQs पढ़ाऊंगी, और आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किस पर करना है? MCQ के ऊपर करना है, ठीक है, MCQ के ऊपर करना। अगर आप क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो MCQ में ही होगा, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक आसान कर दिया कि आप चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद MCQ भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स भी दूंगी, और MCQ भी पढ़ाऊंगी, और MCQ का भी नोट्स दूंगी मैं आपको। सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन करके वहाँ से अपना क्या कर सकते हैं? नोट्स ले सकते हैं, और आप देश के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से इसको पढ़ सकते हैं, वो भी क्या, दोनों लैंग्वेज में। ये हिंदी में भी है नोट्स आपका, और ये क्या है, इंग्लिश में भी है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपके एग्ज़ाम में अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं, बढ़िया से 6 महीने तैयारी कीजिए। राधे राधे, थैंक यू।